पर सिर्फ अंग्रेजी में बात नहीं करती थी। कोई अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा का सम्मान अपनी जगह है। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि ज़्यादा हिंदी में बोलने से लोग सकुचाने लगे थे, और इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी, और ये कोई नई बात नहीं है कि पूरे कैंपेन में, पूरे आप देख लीजिए इलेक्शन कैंपेन में और उसके बाद के तमाम भाषणों में, सारे इंटरव्यू में, इवन अंग्रेजी चैनलों के इंटरव्यू में भी मोदी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो हिंदी ही थी। ये अच्छी बात है, लेकिन एक मेरी चीज़ ये है कि इसमें हिंदी को सम्मान मिले, कोई दो राय नहीं है। और हिंदी इस देश की भाषा है क्योंकि बहुसंख्यक जनता हिंदी ही को ही समझती, हिंदी बोलती है। अगर आप बहुसंख्यक जनता से कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं तो हिंदी में बोलना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसे कोई भाषा का आग्रह नहीं मान करके, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में तमाम भाषाएं हैं जिनको तकलीफ होगी। तो मेरा कहना, और मोदी जी कोई भाषा के नाते उसको नहीं कर रहे हैं। उनको ये पता है कि जिस देश के इतने बड़े वोटर ने उनको बिठाया है, उस तक बात पहुंचाने के लिए हिंदी में ही बोलना जरूरी है। क्या आपको लगता है ये पहल पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है, रामकृपाल जी? देखिए, मैं कह रहा हूं कि भाई, हम अगर मोदी पूरा कैंपेन हिंदी में किए हैं तो अब क्या उनको ये पलट करके गुजराती और नहीं, क्योंकि अंग्रेजी कैंपेन की बात है, सरकार की बात है। नहीं, देखिए, सरकार में भी कहीं से ऐसा कुछ नहीं है। जितने राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, चाइना में अंग्रेजी के लिए पूरी मुहिम चल रही है, लेकिन चाइनीज नेता जब आता है तो चाइनीज में बात करता है। ये अच्छा है हमारे लिए, हमारा नेता हमारी भाषा में बात करेगा। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है। ओके, चलिए मैं सीधा रुख करता हूं राकेश सिन्हा का, आरएसएस थिंकर। राकेश सिन्हा, हिंदी है हम, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये बात कहकर या फिर कर ये दिखाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि अपनी मातृभाषा में हम बात करेंगे। तमाम भाषाओं का सम्मान है, अंग्रेजी का उतना ही सम्मान है, लेकिन हमारी मातृभाषा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। स्वतंत्र भारत में मुझे लगता है इससे बड़ा कदम कभी भी उठाने की कोशिश ही नहीं की गई। देखिए, बड़ी विडंबना है, इस देश के पास भाषा इतनी रिच भाषा है और यह देश अंग्रेजी पर इतनी निर्भरता कर रही थी। आज गांव-गांव में कॉन्वेंट स्कूल खुल रहा है। लोगों को अपनी भाषा पे विश्वास समाप्त हो गया है कि हिंदी हो या भारतीय भाषा हो, तो विश्वास समाप्त हो गया है। और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि लोग इसको जोड़ रहे हैं कि चूंकि बहुसंख्यक हिंदी वालों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। आप राष्ट्रभाषा के सम्मान के प्रति जो राज्य ने ऊपर से निर्णय लिया, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जब राज्य निर्णय लेती है तो नीचे तक पर्कुलेट करता है। आज संविधान सभा की बहस देख लीजिए, लोकसभा की 50-60 का बहस देख लीजिए, हिंदी का कोई निशान नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार 1958 में जब विदेश मंत्रालय के बहस पर हिंदी में बोला था तो लोगों को आश्चर्य हुआ था कि विदेश मंत्रालय के बहस में हिंदी में बोला जा सकता है। जब विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में बोला था तो लोगों को आश्चर्य लगा था कि क्या भारत का प्रतिनिधि हिंदी में बोल सकता है। आज नरेंद्र मोदी का यह कदम को मैं उससे तुलना करता हूं। एक बात मुझे बताने दीजिए, यहां पे महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी की शादी राजा जी के बेटे लक्ष्मी से हुई थी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से। जानते हैं उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को क्या आशीर्वाद दिया था? उन्होंने कहा था, जाओ 3 वर्षों तक हिंदी की ब्रह्मचर्य निभाते हुए 3 वर्षों तक हिंदी की सेवा करो, हिंदी का प्रचार करो। वह जो कर्मठता थी महात्मा गांधी की, वही कर्मठता आज भारत के एक राजनेता में दिखाई पड़ रही है, जिसने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया है। आप कह रहे हैं क्रांतिकारी कदम है? राष्ट्र भाषा और भारत माता के लिए कदम है, इसका राजनीति से कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। आप कह रहे हैं क्रांतिकारी कदम है। चलिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ इस दौर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। आलोक शर्मा, आपके पास आने से पहले मैं एक फहरिस्त दिखाना चाहूंगा यूपीए के कुछ नेताओं की जो अंग्रेजी ही बोलते थे। आपकी पार्टी में भी कुछ लोगों को तकलीफ होती थी उनसे, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। आइए हम आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं कि यूपीए सरकार के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने हिंदी ना जानने का दर्द कैसे बयां किया था। उन्होंने क्या कहा था, काश मुझे हिंदी आती होती। नरेंद्र मोदी from Varanasi. See, I wish I could contest, but I do not speak Hindi. I cannot campaign in Hindi. And I'm sure Mr. Narendra Modi would not like to contest in Shivaganga either. तो उन्होंने बोला था कि मुझे हिंदी नहीं आती,
और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि यूपीए सरकार के जो बड़े नेता जो पिछले 10 सालों में हिंदी में बात करने से बचते रहे, पी चिदम्बरम साहब कभी ये हिंदी में नहीं बोले, कोई इंटरव्यू उन्होंने हिंदी में नहीं दिया, किसी हिंदी चैनल को ये पूछते नहीं थे। उसके अलावा हिंदी आती थी लेकिन अंग्रेजी को तरजीह देते थे, ये जनाब हैं जयराम रमेश। उसके अलावा अब बात करते हैं आगे की फहरिस्त की, मनीष तिवारी हिंदी का अच्छा ज्ञान, अच्छी हिंदी बोलते थे लेकिन अंग्रेजी में बात करना पसंद करते थे और हिंदी में सवाल पूछने पर भी अंग्रेजी में जवाब देते थे। पूर्ण रूप से हिंदी भाषी आनंद शर्मा अंग्रेजी में सिर्फ बात करते रहे, हिंदी में जवाब नहीं कई बार देते थे। मोंटेक सिंह आलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष पूर्व, हिंदी में अच्छा ज्ञान लेकिन अंग्रेजी में बात करना पसंद करते थे, हिंदी में सवाल पूछने में भी अक्सर अंग्रेजी में ही जवाब मिलता था। हम ये नहीं कह रहे कि ये नेता हिंदी का विरोध करते हैं, बल्कि ये नेता इन्होंने हिंदी को उतना बढ़ावा नहीं दिया जितना देना चाहिए था, जितना मिलना चाहिए था। आलोक शर्मा, व्हाट्स योर डिफेंस? आप पर यह आरोप लगता है कि यूपी की इस सरकार में हिंदी जो बोलते थे उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। आप कांग्रेस में ऐसा देख लीजिए, कांग्रेस के टॉप 5 लीडर देख लीजिए और यूपीए के टॉप 5 मंत्री देख लीजिए। देखिए, भाषा के आधार पर अमीश किसी तरह से राजनीतिक कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। आज आप बार बार कह रहे हैं कि हिंदी हैं हम, बहुत से लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं, 22 ऐसी अन्य भाषाएं हैं जिनको हमने संविधान में उच्चतम स्थान दिया है भाषा के आधार पर। और हिंदी की जहां तक बात है, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो, चाहे महात्मा गांधी जी के प्रयास रहे हों, चाहे इस प्रयास इंदिरा को आप गांधी कैसे जी, देखते नहीं हैं? देखिए मेरी बात, इंदिरा गांधी जी का प्रयास अरुणाचल में आज शायद दिल्ली से बेहतर हिंदी अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, वो भी इंदिरा गांधी जी का ही प्रयास था। जहां तक बात आज आपने चिदम्बरम साहब की अन्य नेताओं की कही है, अगर उनकी मातृभाषा कोई और रही है, हिंदी में कंफर्टेबल नहीं रहे हैं और उन्होंने अंग्रेजी भाषा को जयराम रमेश, देखिए आनंद शर्मा, मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरी भाषा में भी अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदी का विरोध कर रहा है। जहां तक मनीष तिवारी, जयराम रमेश जी की बात आपने कही है, आनंद शर्मा जी की, उनकी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मैंने हिंदी में भी देखी हैं, लेकिन केवल दिखावा कर देना मैं समझता हूं वो अच्छी बात नहीं है। मैं खुद स्वयं हिंदी भाषी रहा हूं, हिंदी मैंने पढ़ाई है 5-6 वर्षों तक सिविल सर्विसेज के लिए। शायद बहुत से लोगों ने भाषा शास्त्र नहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है। मैं दिल से हिंदी की कद्र करता हूं और हिंदी की इंपॉर्टेंस को जानता हूं। लेकिन हमारे जो पूर्वज रहे हैं, संविधान में हमारा आज मोदी जी ने जो काम किया है, नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, उसकी आप तारीफ करते हैं? मैं उनका स्वागत करता हूं। अगर वो ऐसा करते हैं, सभी राष्ट्राध्यक्षों से हिंदी में बात करते हैं, ये एक अच्छा संदेश है। इससे राष्ट्रभाषा को अपना सम्मान मिलने में मदद मिलेगी। लेकिन तो आपको लगता है कि आपकी सरकार ने इस राष्ट्रभाषा को उतना सम्मान नहीं दिया? Let's be frank about देखिए, it. फिर वही बात प्रश्न आता है, कोई द्वंद्व नहीं है भाषाओं का। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल था और उसने इंग्लिश में बात की है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते। उसने, हो सकता है एक व्यक्ति ऐसा रहा हो, श्रीकांत शर्मा के पास जाता हूं। एक व्यक्ति ऐसा रहा हो जिसने अंग्रेजी में बात की हो लेकिन हिंदी के लिए बहुत भारी कदम उठाए हो। श्रीकांत शर्मा, केवल बात कर देने से आप किसी भाषा को सम्मान देते हैं, केवल एक पैमाना है। श्रीकांत शर्मा, मेरा सवाल बड़ा सीधा और सटीक आपसे, हिंदी की बात कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार संदेश क्या देना चाहती है पॉलिटिकली? देखिए, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सम्मान सबका और गौरव और स्वाभिमान हिंदी पर। और हिंदी इस देश की रीढ़ है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक माला में पिरोने का काम करती है। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने और श्री गोपालचारी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया, राष्ट्रभाषा हिंदी बने। और जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश भर में प्रचार किया, हिंदी में उनके भाषण रहे, पूरे देश को एक माला में पिरोने का काम किया। और आज अगर आप जापान की बात करें, चाइना की बात करें, वो अपनी भाषा में इतनी तकनीकी, इतनी तरक्की आगे कर चुके हैं। मैं मानता हूं कि हिंदी को इतनी प्राथमिकता देना, हिंदी को इंपॉर्टेंस देना, ये देश के हित में है, करोड़ों देशवासियों के हित में है। और जो सपना हमने देखा है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, मैं मानता हूं कि उसके लिए एक बहुत अच्छी पहल है और इसको आगे तक जाना। लेकिन श्रीकांत शर्मा, मेरा अगला सवाल आपसे और इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको यूएन में शामिल कराना है तो 80 करोड़ लगभग खर्च कर रहे होंगे, पहला पॉइंट।
सिर्फ हिंदी पे हम बात करके ही ना खत्म हो जाए। वो लोग जो कि इंटरव्यू देने जाते हैं उनको तरजीह नहीं मिलती क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते। उनके पास ज्ञान अच्छा होता है लेकिन उनको सिर्फ हिंदी आती है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। क्या उसमें भी बदलाव आएगा? क्या लोगों की अगर हम कहें तो लोगों की सिस्टम में भी बदलाव आएगा? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अमीश, अभी तो पहली बात यह है कि जो ग्रामीण अंचल से बच्चे अच्छी एजुकेशन लेकर बाहर जब शहर में आते हैं तो जब वो अंग्रेजी बोलने वालों के ग्रुप में आते हैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं अपराध बोध उनके मन में आता है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता। ये सही बात है। तो कम से कम अब उनके मन में ये चीज नहीं रहेगी कि अब वो अछूत नहीं है, वो दूर नहीं है। अगर वो उनको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो योग्य नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, किसी नौकरी के लिए योग्य नहीं है। वो उतने ही योग्य हैं जो दूसरी भाषाओं का ज्ञान जिनको लोगों को है। तो उनके प्रति एक ये मैसेज है कि भाई अब आप अपने आप को ऐसा मत महसूस करिए, अपमानित। लेकिन वो तो अपने आप को, श्रीकांत शर्मा, लेकिन वो तो अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। लेकिन उनका क्या होगा जो उनको नौकरियों पे रखते हैं, जो मैनेजर्स हैं? दैट्स इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं ये मात्र पहल है जी। आपको किसी भी काम को शुरू करने से पहले पहल तो आपको करनी है। तो एक इनिशिएटिव लिया है मोदी जी ने, अपने कार्य पद्धति से इनिशिएटिव लिया है। जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं अगर हिंदी को इतनी प्रमुखता देंगे तो उनके अधीनस्थ जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, निश्चित रूप से ये मैसेज जमीन तक कम्युनिकेट होगा। और ये पूरे देश के नौजवानों को, 125 करोड़ जनता को, जैसे मैंने पहले आपको निवेदन किया, कि एक माला में पिरोने का काम करेगा। ये हमारी ताकत को बढ़ाएगा, हम और मजबूत होंगे। और राष्ट्रभाषा किसी भी देश के लिए गौरव की बात होती है। अगर उसको हम प्रमुखता देते हैं तो मैं मानता हूं कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। उसके लिए ये पहला कदम मोदी सरकार ने उठाया है। स्वागत योग्य है, बहुत अभिनंदन करते हैं। एमपी शर्मा, मेरा सीधा सवाल, आप हिंदी के प्रोफेसर हैं, क्या आपको लगता है हिंदी का खोया हुआ सम्मान कुछ हद तक तो वापस आएगा इससे? देखिए, प्रधानमंत्री की ये घोषणा कि हिंदी में बात करेंगे, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और मैं समझता हूँ सभी को इसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये भी आप देखिए कि धीरे धीरे जब से हम आज़ाद हुए हैं, आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक हिंदी के विकास को यदि आप देखें तो उसमें कमी आई है, वृद्धि नहीं हुई। ये इत्तेफाक की बात है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी को भाषा बनाया, हिंदी को माध्यम बनाया और हिंदी को स्वीकार किया गया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, अब यहाँ से हिंदी के लिए राह कैसी होगी? दैट्स माय क्वेश्चन, यही सवाल है मेरा। एक तो मैं इस बात को पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि हिंदी के को संयुक्त राष्ट्र परिषद में भाषा बनाने के, एक भाषा बनाने के लिए जो 80 करोड़ की बात की जाती है, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हम विश्व हिंदी सम्मेलनों पे इतना पैसा खर्च करते हैं, वो सब न करके यदि हम उस पैसे को यहाँ इस्तेमाल करें और भाषा दे दें तो इससे बहुत बड़ी बात होगी। दूसरे में एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई खत्म हो गई। वहाँ ऑप्शन था कि जो इसको स्पॉन्सर करेगा, जो चेयर के लिए पैसा देंगे, वो भाषा चलेगी। चीन ने चाइनीज को रिस्टोर करने के लिए पैसा दे दिया, भारत सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर पाई और वहाँ हिंदी समाप्त हो गई। जी, तो भारत सरकार इस पर कुछ नहीं कर पाई, हिंदी वहां समाप्त हो गई। ओके राकेश सिन्हा, क्या आप एश्योर कर सकते हैं कि बीजेपी की सरकार या फिर केंद्र में जो सरकार है वो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पैसे भी खर्च करेगी, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा? यह बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने मंत्रालय है सबके पास हिंदी सलाहकार समिति है और 50 से लेकर आज तक हिंदी सलाहकार समितियों का आप काम देख लीजिए। ये एक श्रृंगार बन गया, सदस्य बनते हैं, सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बन गया था। राजभाषा परिषद है, उसका काम देख लीजिए। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए यह इस बात को भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार से जितना संबंध नहीं, जो एग्जाम्पल एमपी शर्मा ने दिया कि भारत के राजनेताओं ने अपने राष्ट्रभाषा को महत्व दिया है और उस महत्व का असर यह होगा कि जो आज गांव और कस्बों में भारतीय भाषा और हिंदी को छोड़कर लोग अंग्रेजी की तरफ दौड़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अंग्रेजी को जो महत्व देते हैं, विश्व के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस देश की 125 करोड़ पॉपुलेशन है उसकी भाषा को इस बाजार में भी महत्व मिलेगा। और मैं ये इसको मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में भाषा के संबंध में लिया गया यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आप कह रहे हैं स्वतंत्र भारत में भाषा के संदर्भ में लिया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अगला सवाल मैं एक ब्रेक के बाद पूछूंगा श्रीकांत शर्मा से और आलोक शर्मा से। कांग्रेस और बीजेपी से मैं ये सवाल पूछूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण आज ये है कि कई बीजेपी के नेताओं ने संस्कृत में भी शपथ ले डाली। लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे पॉइंट यह है कि आज ऐसा लग रहा है कि हिंदी को उसका खोया हुआ सम्मान शायद वापस मिल सकता है।
हम ये नहीं कह रहे मिला है, शायद वापस मिल सकता है। ब्रेक के बाद हिंदी है हम और ये वतन है हमारा, जारी है बिग एजेंडा में। That calls for Carlsberg Elephant Club Glasses. एहसास रिश्तों का, विश्वास सदियों का, SRS Jewels. If I'm the captain of the Indian cricket team, then Amrapali Group is the captain of real estate. Amrapali Group, developing India. Welcome to the world of Jensen Locks. रहिए अब और भी ज्यादा सुरक्षित Jensen Locks की अल्ट्रा की टेक्नोलॉजी के साथ Jensen Mortise Locks, Jensen Furniture Locks और Jensen Shutter Locks के साथ Jensen Locks 50 वर्षों से भरोसेमंद। हमारे साथ इस चर्चा में हिंदी है हम में हमारे साथ रामकृपाल सिंह, श्रीकांत शर्मा, राकेश सिन्हा, आलोक शर्मा और MP शर्मा है। इस दौर में कि मैं शुरुआत करता हूं रामकृपाल सिंह से। रामकृपाल सिंह जी, पिछले 10 साल में जो सरकार चली और अब जो सरकार चल रही है, सबका काम करने का अलग तरीका होता है, लेकिन हिंदी का खोया हुआ सम्मान क्या आपको लगता है वापस आने का एक बड़ा प्रयास है पॉलिटिकली भी? निश्चित तौर पर देखिए, जो घर का मुखिया जिस तरह से बिहेव करेगा वो सारे परिवार पर उसका असर पड़ेगा। और जो MP शर्मा ने उदाहरण दिया, सीधी बात एक बता दूं, इस देश में ये बात सही है कि जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है उनको पूरी आजादी होनी चाहिए को अपनी भाषा में बोलने, तो अंग्रेजी में वैलिड। लेकिन जो इस देश की पूरी ब्यूरोक्रेसी जी जो अच्छी तरह हिंदी जानती है, उसमें 90% लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन उनके सारे कामकाज के तरीके। चिदम्बरम साहब ने तो एक सचिव को डांट दिया था क्योंकि वो हिंदी अच्छी नहीं बोल रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूं, और इसीलिए जी जनता से राज करने वालों की नौकरशाही का एक रिश्ता कभी कायम नहीं हो पाता जी। और चूंकि खुद नरेंद्र मोदी जी शुरुआत कर रहे हैं, एवरीबॉडी विल फॉलो, पूरी ब्यूरोक्रेसी इसको फॉलो करेगी और जनता की भाषा में संवाद करो। मैं बाकी भाषाओं की भी इज्जत करता हूं, उनका भी उतना ही सम्मान है जी। लेकिन मेरा यह कहना है कि जबरदस्ती आप अगर हिंदी जो है इस देश को जोड़े रखने की भाषा है, जैसा बाकी हमारे साथी कह रहे थे, तो अगर जहां तक आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में बोलिए ना जी। और नरेंद्र मोदी ने 78 सचिवों से हिंदी में बात करी है, यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम आपको बता दें। लेकिन इस समय मैं रुक करता हूं आलोक शर्मा का और श्रीकांत शर्मा का। थोड़ी पॉलिटिकल बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। श्रीकांत शर्मा, P चिदम्बरम ने एक सचिव को इसलिए डांट दिया था क्योंकि वो अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल रहे थे, टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहे थे। मैं कांग्रेस की आज आलोचना नहीं करूंगा कि कांग्रेस को जनता ने इतना करारा जवाब दिया है कि वो नेता प्रतिपक्ष भी लोकसभा में नहीं चुन सकते। मैं इस बात को कहूंगा कि मोदी जी ने उन नौजवानों को मोटिवेट किया है जो योग्य हैं लेकिन हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं जी। वो तमाम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जिनके पास कोई काम लेकर जाता है तो वो अपने अंग्रेजी स्टार्ट कर देते हैं, तो बेचारा अपना पक्ष रखने से ही बच पाता है कि भाई मैं तो कहां फंस गया आके। तमाम ऐसे पुलिस के अधिकारी जिनके सामने कोई रिक्वेस्ट लेकर जाता है तो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों को सबक मिलेगा और जो तमाम नौजवान लोग हैं उनका उत्साह बढ़ेगा। ये जो पहल माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है बहुत स्वागत योग्य है और आज आलोचना करने का मेरा कोई मन नहीं है। मैं कोई कांग्रेस की आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि इनका अहंकार, इनका एरोगेंस और इनका
जनता से जो डिस्कनेक्ट हो गए थे, उसका करारा जवाब देश की जनता ने इनको दिया है। सम्मान सभी भाषाओं का, हम कोई थोपने की बात नहीं करें, किसी पर जबरदस्ती कोई भाषा थोप दो, लेकिन हां, मुझे गौरव है, मुझे गर्व है कि मैं हिंदी में बोलता हूं, हिंदी प्रदेश से आता हूं, हिंदी में पढ़ा हूं। ये कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ कि भाई आप हिंदी बोलते हैं तो आप चाहिए साइड हो जाइए, आपको हिंदी भाषी लोगों से हम लोग बात नहीं करेंगे। तो कम से कम प्रधानमंत्री ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये तमाम लोगों के लिए उत्साह की बात है जो योग्य हैं और आगे इस देश की तरक्की में तो कहीं ना कहीं इमोशनल टच देने की कोशिश की है, ये उनका स्वागत है, सम्मान है। जी चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर है। आलोक शर्मा, आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है आपके कई नेता ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों ने हमारी लुटिया डुबो दी? ये नरेंद्र मोदी की पहल देखकर आपको दुख भी हो रहा होगा, हमने ये क्यों नहीं किया? इट इज अ पॉजिटिव क्वेश्चन टू यू। अमीश जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और भाजपा के प्रवक्ता ने भी सारी आलोचना कर दी और कह रहे हैं कि आलोचना नहीं करना चाहता हूं मैं। खैर, उनकी इस भाषा कला का भी मैं स्वागत करता हूं। जहां तक बात आज है, मैंने स्वयं कहा कि अगर हिंदी को बढ़ावा मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन दुख भी हो रहा है कि हम भी काश ऐसा नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं हो रहा है। और पॉलिटिकल मूव्स इस तरह के पहले भी भाजपा चलती रही है। इनका एक दिखावे का चेहरा अलग रहता है और दूसरा चेहरा अलग रहता है। उस मुद्दे पर मैं आज नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये मुद्दा आज राष्ट्रभाषा से जुड़ा हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई आपको लग रहा है दिखावा कर रहे हैं? आपको लग रहा है दिखावा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी? देखिए, मैंने नहीं कहा, मैंने स्वागत किया है उनकी। अभी आपने बोला दिखावा करने की उनकी प्रणाली है। भाषा बिल्कुल है, भाजपा की बहुत सी चीजों में दिखावा करने की प्रणाली रही है। इसमें दिखावा दिख रहा है? देखिए, मैं खुल के बोलिए आलोक शर्मा जी। मैं फिर कह रहा हूं आपको, इसका कितना प्रभाव जाएगा। अभी एक बहुत भाजपा के हमारे साथी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, थोपने वाली बात, और उन्होंने कहा कि उनको जो अधिकारी इस तरह का व्यवहार करते थे उनको सबक मिलेगा। अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी भाषा के लिए कि अंग्रेजी बोलने वाले अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा, तो मैं समझता हूं पहले कदम पर ही प्रश्न चिन्ह है। जी ओके, श्रीकांत शर्मा, काउंटर इट नाउ। देखिए, इनके साथ दिक्कत यह है कि बहुत जमीन के जुड़े मेरे मित्र हैं और ये वही भाषा बोल रहे हैं जो इनका केंद्रीय नेतृत्व बोलता है। मैंने ये कहा है कि किसी भाषा को किसी पे थोपा नहीं जाना चाहिए जी। लेकिन जब प्रधानमंत्री हिंदी में बात कर रहे हैं तो उनके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं उन सबको अगर कोई हिंदी में अपनी बात शुरू करता है तो हिंदी में ही उसका जवाब देना चाहिए। अब हम हिंदी में आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप अंग्रेजी में काउंटर हमारे ऊपर कर रहे हैं। जी जी मतलब आप समस्या को सुनना नहीं चाहते, समस्या से आप किनारा करना चाहते हैं। मैंने ये स्पष्ट किया। थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट। एमपी शर्मा, फाइनल वर्ड ऑन हिंदी। फाइनल वर्ड ऑन हिंदी। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की जो पहल है ये निस्संदेह स्वागत योग्य है और इसको व्यवहार में परिणत किया जाएगा। लेकिन जो ये भी मैं कहना चाहता हूं, स्कूलों में माँ बाप का, स्कूलों में जब बच्चों के इंटरव्यू देने जाते हैं तो माँ बाप से ये पूछा जाता है अंग्रेजी आती है, नहीं आती, नहीं आती तो बाहर खड़े हो जाइए। नहीं, उस पर भी बात होना चाहिए। इंटरव्यू प्रथा बंद हो गई है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए और इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हिंदी की जो सलाहकार समितियां हैं, कोर्ट के आदेश से पूरे देश में इंटरव्यू प्रथा बंद। हिंदी की जो सलाहकार समितियां हैं वो काम करें, वो सिर्फ काम करें। ओके राकेश, फाइनल वर्ड हिंदी है हम, क्या आपको लगता है ये चलन आगे बढ़ेगा या महज पॉलिटिकल स्टंट बन के रह जाएगा? क्विक रिएक्शन, 10 सेकंड्स। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये हिंदी नॉन हिंदी की लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी को एक माध्यम बनाने का है, जो बहुत स्वागत है। क्या कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाषाओं से नहीं जोड़ना चाहिए, हिंदी को माध्यम बनाने के लिए। थैंक यू सर, टाइम लिमिट इज ओवर। राकेश जी, आई एम सॉरी, टाइम खत्म हो गया है। श्रीकांत शर्मा, रामकृपाल सिंह, आलोक शर्मा, एमपी शर्मा साहब, आप तमाम लोगों के का स्वागत है। लगता था आज हमारा शो शर्मा शो हो गया था, कई सारे शर्मा थे, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गर्व है हमें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी है हम। नमस्कार। जब सरोकार से दूर हो सरकार, जब हाशिए पर हो आम आदमी के अधिकार, जब जरूरतों पर हावी हो जाए बाजार, जब देश के सामने खड़े हों कई अहम सवाल, तो जरूरी है बड़ी बहस। बिग स्टोरी बिग डिबेट विद अमीश देवगन एट 8 PM। प्रायोजक है देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। भविष्य का निर्माण आपके लिए। स्टॉप हेयर लॉस, स्टार्ट लिवॉन हेयर गेन। इम्तिहान जो बनाएगा सुल्तान। Any party will give the full majority like Congress or BJP. Market will boom again. आप तो मार्केट एनालिस्ट के साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बन सकते हैं।
आप ड्यूटी पुलिस पढ़ेंगे That's why investing into bond and also the money will be protected. बट ये अजम्पशन ना थोड़ा खतरनाक है बस। कौन बना बेंगलुरु का सुल्तान, जानने के लिए देखिए जी बिजनेस प्रेजेंट्स इंडिया बिगेस्ट डेरिवेटिव रियलिटी शो सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 2 बेंगलुरु राउंड, शनिवार सुबह 11 बजे और रविवार शाम 5 बजे। टेक्नोलॉजी पार्टनर वीडियोकॉन डीडीबी नहीं तो टीवी नहीं। नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं